मैं बोल रहा हूँ जैसे कि आईजीजी प्लेसेंटा क्रॉस कर देता है, तो सिफिलिस केसेस में या एड्स केसेस में या हेपेटाइटिस केसेस में हमारा आईजीजी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें बन जाता है। जैसे किसी भी एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ माँ को, अब माँ से आईजीजी बन गया उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी या सीरम में, और वो बच्चा मान लीजिए डिलीवर करने लगा, बच्चा उसमें डेवलपमेंट करने लगा, और आईजीजी जब बन गया तो आईजीजी की खासियत होती है कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा ना, और बच्चे को क्या कर जाएगा, इन्फेक्टेड कर देगा। इसीलिए माँ के साथ साथ बच्चे को भी चांसेस रहता है कि एड्स या हेपेटाइटिस या सिफिलिस होने का ना। क्यों? क्योंकि आईजीजी एंटीबॉडीज हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, और एड्स और एचआईवी या सिफिलिस या हेपेटाइटिस के केसेस में आईजीजी एंटीबॉडीज ही रिस्पॉन्सिबल होता है। आईजीजी ही एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर माँ में वो आईजीजी एंटीबॉडी बनेगा, आईजीजी एंटीबॉडी बनेगा तो बच्चे में भी तो जाने का चांसेस रहेगा ना, क्योंकि आईजीजी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। आईजीजी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करता है कि नहीं? Yes, sir. तो जब प्लेसेंटा को क्रॉस कर, मान लीजिए मदर के सीरम में बन गया, मदर के सीरम में बन गया, तो वो अब तो प्लेसेंटा को तो जाएगा ना, तो प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे को क्या कर देगा, इन्फेक्टेड। इसीलिए यही केसेज होता है ना। तो ये सब जो आईजीजी एंटीबॉडीज होती है ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या होता है, ज्यादा होता है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, इसीलिए आईजीजी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है। ये समझ में आया? क्यों नहीं करती है प्लेसेंटा क्रॉस? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, इसीलिए प्लेसेंटा को ये क्रॉस नहीं करती है। अगर हम सेडिमेंटेशन कांस्टेंट की बात करें तो इसका सेडिमेंटेशन कांस्टेंट 8 होता है, ये कांस्टेंट यूनिट होती है, इसका कोई मतलब नहीं होता ना। अगर हम इसकी हाफ लाइफ की बात करें, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, अगर हाफ लाइफ का मतलब कि 2 डे, इसका हाफ लाइफ कितना होता है, 2 डे। हाफ लाइफ का मतलब कि इसका 2 दिन के बाद इसका कंसंट्रेशन क्या कर जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा। 8 years का सेगमेंटेशन कांस्टेंट यूनिट है इसकी ना, उसका कोई मतलब नहीं। ये हाफ लाइफ में अगर हाफ लाइफ कुछ पूछेगा कि हाफ लाइफ का होता है, तो हाफ लाइफ जितना देर रहेगा वो देने के बाद ओकर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आधा हो जाए। तो यही तो कारण होता है, जिसको भी एलर्जी होता है 2 दिन के बाद फिर सही होने लगेगा अपने आप। हाँ, मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, किसी दूसरे जगह जाते हैं, तो आपको मान लीजिए एलर्जिकल किसी चीज के लिए एलर्जी हो गई, तो अपने आप फिर 2 दिन या 3 दिन के बाद धीरे धीरे वो कंसंट्रेशन क्या कर जाता है, ठीक नहीं हो जाते हो, लंबे समय तक रहते हो, नहीं ना रहते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि उसका हाफ लाइफ क्या होता है, 2 दिन होता है। 2 दिन के बाद ऊपर कंसंट्रेशन क्या कर जाता है, आधा हो जाता है। ये समझ में आया? ये हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, जितना लिया रहेगा उसका लेवल आधा हो जाएगा उस दिन। इसीलिए एलर्जी जिसको होता है ना, जिसको एलर्जी होता है ना, वो उसका कंसंट्रेशन 1 या 2 दिन के बाद क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। अगर देखो तीसरी पॉइंट की बात करें, इट डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को हमारे क्रॉस नहीं करता है। प्लेसेंटा को क्रॉस क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा रहे तो प्लेसेंटा क्रॉस कर पाई ना, और आईजीजी का जो होला ना प्लेसेंटा जो क्रॉस करे लगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इसीलिए वो क्रॉस कर जाता है। देखिए चौथी पॉइंट की बात करें, इट इज ए रीजनिंग एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव। ये कह रहा है कि इट इज ए रीजनिंग एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव, मतलब समझते हैं, ये एक ऐसा एंटीबॉडीज है जो हमारे किसी भी प्रकार के एलर्जिकल रिस्पॉन्स में काफी इमीडिएट एक्शन करता है। मतलब कि अगर आपको किसी भी प्रकार का एलर्जी है ना, अगर किसी भी प्रकार का एलर्जी है, तो अगर आप अपना सीरम जांच करा रहे हैं, अपना ब्लड जांच करा रहे हैं ना, उस समय आपका आईजीई एंटीबॉडी जो होगा, आईजीई एंटीबॉडी जो होगा, उसका लेवल क्या किया रहेगा, बढ़ा रहेगा ना। तो इससे हम अंदाज से लगा सकते हैं कि हमको जो भी चीजें ये हुआ है, ये हमको क्या हुआ है, एलर्जिकल रिस्पॉन्स हुआ है ना। तो ये कह रहा है कि रीजनिंग एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव, ये तुरंत रिस्पॉन्स करती है,
देखे ना क्योंकि सामने अगर एलर्जी का कुछ होकर तुरंत छींक देला कि नहीं, एलर्जी कुछ फॉरेन या कोई पार्टिकल अंदर गया है तो इसीलिए हम छींक दिए। डस्ट तो हाँ डस्ट, एलर्जी तो डस्ट पार्टिकल से होता है ना, पोलन ग्रेन या डस्ट पार्टिकल या कोई ऐसा पैरासिटिक आर्मी जो हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड करता है, ऐसा चीज होता है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा पोलन ग्रेन या डस्ट पार्टिकल से ही हमें एलर्जी होता है। तो आप तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, छींकते हैं ना, जैसे कोई पार्टिकल इंटर करता है तुरंत आप छींक देते हैं, करते हैं ना। इसीलिए कह रहा है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव का मतलब होता है तुरंत रिस्पॉन्स करना ना, तुरंत रिस्पॉन्स करता है। कौन? IgE। कौन सा एंटीबॉडीज? IgE एंटीबॉडी। अगर हम इसकी अगली पॉइंट की बात करें, इट इज इनएक्टिवेटेड बाय हीट एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। इसको आप 56 डिग्री सेल्सियस पे इनएक्टिवेट भी कर सकते हैं। इनएक्टिवेट का मतलब अगर किसी भी प्रकार का अगर एलर्जिकल रिस्पॉन्स है आपको ना, तो थोड़ा सा अब इतना टेम्परेचर ना दे सकते हो, 56 डिग्री सेल्सियस बहुत टेम्परेचर है ना, तो आप थोड़ा सा गर्म पानी वानी पिएबू ना, एलर्जिकल रिस्पॉन्स का कारण क्या रही? कम है ना। जिसको भी एलर्जी होता है ना, थोड़ा सा गर्म पानी पियोगी ना तो चांसेस कम रहेगा होने का। देखो 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर इनएक्टिव हो जाएगा, काम करना बंद कर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मोनोमर होता है। मोनोमर देखिए जी, स्ट्रक्चर का बात करें तो ये मोनोमर होता है। मोनोमर सजी क्या होता है नहीं पता है ना। मोनोमर का मतलब कि वे एंटीबॉडी जिनमें 2 लाइट चेन हो और 2 हैवी चेन हो। जब आप एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, उसमें 2 ही कंपोनेंट आपको मिलते हैं, एक हैवी चेन और एक लाइट चेन। तो हैवी चेन कितना होता है, लाइट चेन कितना होता है? तो मोनोमर का मतलब एक एंटीबॉडी, मोनोमर का मतलब एक एंटीबॉडी। देखा एंटीबॉडी स्ट्रक्चर बनाया है ना, तो इसमें एक एंटीबॉडी में आपको 2 लाइट चेन मिलेगा और 2 हैवी चेन मिलेगा। देखा अब लाइट चेन कौन है, कौन हैवी चेन है। तो देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाया हूँ, ये आपका कौन सा चेन है जानते हैं? लाइट चेन। ये लाइट चेन है, ये क्या है? देखा छोटा पार्ट है ना, तो छोटा पार्ट का मतलब क्या होगा? हल्का। इसका मालिक्यूलर वेट भी कम होगा। लाइट चेन का मालिक्यूलर वेट कम होगा। और ये वाला पार्ट देखिए बड़ा है, ये हैवी चेन है। क्या है? हैवी चेन। हैवी चेन का मतलब मालिक्यूलर वेट इसका क्या हुआ होगा? ज्यादा होगा। तो देखा 1 2 लाइट चेन है ना, देखिए लिखा हूँ लाइट चेन, और ये क्या लिखा हूँ? हैवी चेन। ये बड़ा वाला भाग यहाँ से लेके यहाँ तक जो भाग है ना, ये हमारा कौन सा है? हैवी चेन। तो एगो इधर एगो 2 हुआ ना हैवी चेन और 2 लाइट चेन, 1 2। तो 2 लाइट चेन हुआ, इसीलिए मैं लिखा हूँ H2L2। 2 लाइट चेन 2 हैवी चेन। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि लाइट चेन और हैवी चेन आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो लाइट चेन और हैवी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है कि 2 सल्फर ग्रुप आपस में एक बॉन्ड का निर्माण करें। देखिए ना, एक सल्फर, तो हाई जो बॉन्ड हमें लिखा हो ना डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 सल्फर ग्रुप है ना, जो हमारे लाइट चेन और एक हमारे हैवी चेन आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन? डाइसल्फाइड। क्वेश्चन पूछेगा कि हमारी एंटीबॉडी जो होती है, उसमें लाइट चेन और हैवी चेन आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड ना। क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा जो IgE एंटीबॉडीज होता है वो कैसा होता है? तो कैसा होता है? मोनोमर होता है। कैसा होता है? मोनोमर होता है कि डाइमर होता है कि पेंटामर होता है? तो याद कर लो ना, IgE और IgG ना और IgD, ये ऐसे एंटीबॉडीज है ना जो मोनोमर होते हैं। एक एंटीबॉडी ना, IgE, IgG, IgD, ये ऐसे एंटीबॉडीज हैं जो क्या है? मोनोमर हैं। लेकिन IgM जो होता है ना,
आईजीएम एंटीबॉडी जो होता है वो पेंटामर होता है, मतलब कि ऐसे आपको 5 एंटीबॉडी आपस में जे चेन के द्वारा क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। आइए कि एंटीबॉडी जरा वो आईजीएम का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो 5 एंटीबॉडी जुड़े रहेंगे। कितने एंटीबॉडी? 5 एंटीबॉडी। अब किस चेन के द्वारा? जे चेन के द्वारा। किस चेन के द्वारा? जे चेन के द्वारा ये 5 एंटीबॉडी जुड़े रहेंगे। आइए कि एंटीबॉडीज है ना, इसीलिए तो इसको हम मोनोमर बोले हैं। हाँ? तो आईजीएम जो होता है ना पेंटामर होता है, और जो आईजीए एंटीबॉडीज होता है वो डाइमर होता है। आईजीए एंटीबॉडीज डाइमर होता है, आईजीएम एंटीबॉडीज पेंटामर होता है, और हाई तीनों जो एंटीबॉडीज है ये क्या है, मोनोमर। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि सर ये आईजीए एंटीबॉडीज किस तरह से काम करता है, मैकेनिज्म किसी का जानना चाहिए ना, तो आईजीए एंटीबॉडीज जो होते हैं ना सबसे पहले प्रिसिपिटेशन बनाएगा। अब प्रिसिपिटेशन क्या होता है? सबसे पहले क्या बनाएगा? प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का निर्माण कैसे होता है? देखिए, जब कोई सॉल्युबल कंपोनेंट जब कोई 2 सॉल्युबल कंपोनेंट आपस में कंबाइन करते हैं ना तो इनसॉल्युबल कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि एंटीजन और हमारा एंटीबॉडी, ये हमारे सॉल्युबल कंपोनेंट है, हमारे ब्लड में या सीरम में ऐसे घुले रहते हैं ना, घुले रहते हैं, और जब ये आपस में कंबाइन करते हैं ना तो एक इनसॉल्युबल कंपोनेंट का निर्माण करते हैं। उस इनसॉल्युबल कंपोनेंट को ही हम क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन। वो हमारे ब्लड में घुलता नहीं है। यही कारण होता है कि अब जब आप ब्लड का जांच करते हैं ना, जब आप ब्लड जांच करते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी में डालते हैं ना, वो जैसे आप ब्लड लेते हैं, अब आपको एंटीजन आपके ब्लड में रहता है, आप डालते हैं और तुरंत आपको एग्लूटिनेशन के रूप में थक्का जैसे जब आपस में कंबाइन करते होंगे, कंबाइन करके एक नया स्ट्रक्चर बनाते होंगे ना, अगर वो एंटीबॉडी पाया जाता होगा तो तभी आपको एग्लूटिनेशन के रूप में वो थक्का आपको दिखाई दे देता है, फटा दिखाई देता है ना। तो फटा क्यों दिखाए? वो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल, हमारे ब्लड में घुला नहीं है, इसीलिए आपको वो ब्लड के ऊपर क्या कर देता है, दिखाई दे देता है। आप एंटीजन डालते हैं, ब्लड ग्रुपिंग जांच करते हैं ना, ब्लड ग्रुपिंग में जांच में क्या करते हैं, आप ऐसे 3 आप स्लाइड लेते हैं, एक एक बूंद ब्लड लेते हैं ना, एक बूंद ब्लड लेते हैं, और इसमें आप जो भी एंटीजन होता है, ए का एंटीजन, डी का एंटीजन, डी का एंटीजन, ये डालते हैं ना। एंटीजन डालने के बाद मान लीजिए एक फट गया ना, तो फटने का मतलब क्या हुआ कि आपके सीरम में एंटीबॉडी पाया जाता था, आप एंटीजन डालें, तो आपने जैसे सीरम डाला तो मान लीजिए उसमें लिए तो आप एंटीजन डाले तो ये फट गया, तो जो आपस में कंबाइन कर प्रिसिपिटेशन ही बनाए होंगे ना। तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, एंटीजन सॉल्युबल होता है, हमारे ब्लड में घुला रहता है। जैसे एंटीजन डाले लूँ तो तुरंत ब्लड में घुल जाला ना, अरे एक बूंद डालती हो तुरंत नहीं घुल जाता है। और एंटीबॉडी भी सॉल्युबल कंपोनेंट होता है, ये आपस में कंबाइन करते हैं तो इनसॉल्युबल कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं। उसी इनसॉल्युबल कंपोनेंट को हम प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। और ये